एपिसोड की शुरुआत में फैंग और जून बालकनी में खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। फैंग कहता है कि आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला। जून बताती है कि मैं इसे गोंग फैमिली के एल्डेस्ट सन से चुरा कर लाई हूँ। मेरे किंग, क्या आपको मेरा ये प्रेजेंट पसंद आया? फैंग कंफ्यूज होकर जून से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। जून अपने घुटनों पर आकर कहती है कि मेरा नाम है जून, मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है। अभी आप अपना ध्यान रखिए, मुझे यहाँ पर से जाना होगा। फैंग कहता है मैंने अभी तक नहीं कहा तुम्हें यहाँ से जाने के लिए। जून चौंक जाती है क्योंकि फैंग अपनी एबिलिटी को जून के अगेंस्ट में यूज करने लगता है। फिर वो हंसती हुए बोलती है मेरे किंग, आपको इतने जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। वैसे भी मैं आपकी कोई एनिमी नहीं हूँ, क्या ये इतना इनफ नहीं है मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए? फैंग कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन किसी चीज को जानने की इच्छा सबसे ऊपर होती है, तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो। जून स्माइल करती हुई कहती है कि आपको थोड़ा सा चिल करना चाहिए मेरे किंग, हमें नेक्स्ट टाइम आपसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। ये सारी बातें बोलती हुई जून डिसअपेयर हो जाती है। फैंग अपने सेथ वेपन को डिसअपेयर करते हुए कहता है कि मुझे इस तरीके के एक्ट करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सोचते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं डिमोनिक मॉस्किटो द हार्ट के बारे में, तो इस जमाने के लोगों ने इसे अभी भी जिंदा रखा है, इसे डिमोनिक मॉस्किटो ब्लड दे रहे हैं। ये चीज आखिर इतना जाना पहचाना मुझे क्यों लग रहा है? फैंग के मोबाइल में कॉल आता है, जो कॉल है लिन का। सीन एक ब्रिज की तरफ दिखाया जाता है। फैंग अपनी गाड़ी चलाते हुए आगे की ओर में बढ़ रहा है। उसके साथ में मौजूद है पॉइजन वुल्फ, और पॉइजन वुल्फ के हाथों में मौजूद है डिमोनिक हार्ट, जो मैंने उसका नाम दिया है। वुल्फ कहता है कि बॉस आखिर ये चीज है क्या? फैंग गुस्से भरी लाल निगाहों से वुल्फ को देखता है। वुल्फ तो घबरा जाता है, उसके सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन फैंग से वो कुछ बातें पूछना चाहता था, लेकिन फैंग की इतनी गुस्से भरी निगाहों को देखकर बेचारा कुछ भी नहीं बोल पाता। और फैंग उसे बोलता है क्या अब तुम्हें कुछ याद आ रहा है? वुल्फ बड़े गौर से ही फैंग को देखने लगता है। वो कंफ्यूज है कि आखिर फैंग उससे बोलना क्या चाह रहा है। फिर वो बोलता है कि मेरे किंग, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फैंग बोलता है कि मैं भी ये बात को जानना चाहता हूँ कि आखिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वुल्फ अब जान चुका है फैंग की रियल आइडेंटिटी क्या है। फैंग कहता है जल्दी से मुझे बता कि तू और ये मॉस्किटो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जितना कुछ तेरे पास में इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें मुझे जाननी है। वुल्फ डिमोनिक हार्ट को देखते हुए बताता है कि उस डिमोनिक प्लेनेट में एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, और जब मेरी आंखें खुली तब मैं यहाँ पर मौजूद था। फैंग कहता है अगर मैंने गलत नहीं सुना तो तुमने कहा कि उस जगह पर एक्सप्लोजन हुआ था। वुल्फ बताता है कि बेहोश होने से पहले मैंने देखा था एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा बॉल जो आसमान से नीचे की ओर में गिर रहा था। जैसे ही उसका एक्सप्लोजन हुआ मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। सीन सीधे एक अबंडन पड़े बिल्डिंग के अंदर दिखाया जाता है। फैंग अंदर जाने के बाद बोलता है मिस्टर गोंग, आखिर आप मेरे से उलझना कब छोड़ेंगे? गोंग यून ने लिन को किडनैप कर लिया है। हंसते हुए फैंग से बोलता है हमारे बीच की दुश्मनी इस औरत की वजह से शुरू हुई थी, और इसी औरत के साथ हम इसे एंड भी करेंगे। फैंग कहता है कि तू पागल हो चुका है, तुझे पता भी है कि यीहू ने क्या किया था? गोंग यून कहता है कि ये फैमिली के बारे में तुम्हें चिंता करने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर तूने मेरे फियांसे को टच किया है, इसके लिए तुझे अब मरना ही होगा। फैंग कहता है तुम्हें ये फैमिली की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। चलो ठीक है, मुझे तुम पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, आखिर तुम्हें ये डिमोनिक प्लेनेट का मास्क कहां पर से मिला? गोंग यून खड़े हो जाता है। उसके हाथों में तुम्हें नकल दिखाई देगा जो बहुत ही गहरा डैमेज देता है, और बहुत ही तेजी से वो फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं तुझे आंसर जरूर दूंगा, लेकिन एक बार जब तू हेल में पहुंच जाएगा तब। फैंग हंसते हुए कहता है लेकिन पगले, हेल तो मेरा घर है। गोंग यून अटैक करते हुए बोलता है कि चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। फैंग ने भी अटैक कर दिया है। दोनों की ताकत एक दूसरे से टकराती है। बहुत ही कमाल का इम्पैक्ट दिखाई देता है। गोंग यून तो फैंग के पावर के आगे कुछ भी नहीं है। फैंग एक डेविलिश लुक में कहता है गोंग यून, क्या तुम अपने साथी का मदद लेना नहीं चाहोगे, क्योंकि मेरे अगेंस्ट में फाइट करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। गोंग यून कहता है कि मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ कि तू काफी ज्यादा घमंडी हो चुका है, आज समय है तेरे घमंड को चूर चूर करने का। और वो अचानक से इस जगह पर से डिसअपेयर होने लगता है और सीधा फैंग के पीछे में आ चुका है। फैंग तो चौंक जाता है कि वो डिसअपेयर होकर कहाँ जा चुका है, लेकिन फैंग वो जस्ट तेरे पीछे में है अटैक करने के लिए, और अपने नकल से वो फैंग के ऊपर में अटैक करते हुए बोलता है कि चल अब मरने का समय हो चुका है। इसका नकल का हम देखते हैं जिसके स्पाइक्स अब धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं और बहुत बड़े नुकीलेदार स्पाइक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। फैंग इसके सामने में थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। स्पाइक्स फैंग के नजदीक पहुंच जाते हैं। फैंग तो स्पाइक्स को एकटक देखता है और फिर अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए कहता है कि तेरे पास में तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है, और एक ही स्लैश में उन स्पाइक्स को तोड़ डालता है।
फैंग साइड में मुड़कर देखता है जहां पर लिन को इन लोगों ने रस्सियों से बांध कर रखा है। बेचारी के मुंह पर कपड़ा ठूस दिया है और ली इसके ऊपर में नजरें टिकाए हुए है। गोंगयून अचानक से फैंग के ऊपर में अटैक करते हुए बोलता है कि तुझे तो ऑनर फील करना चाहिए क्योंकि मैं अपने दोनों हाथों से खुद तुझे हेल में सेंड कर रहा हूं। और फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि अभी के लिए वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था और गोंगयून फैंग के ऊपर में अटैक कर देता है। लेकिन फैंग भी कहां पीछे हटने वाला है, वो इसके अटैक से थोड़ा पीछे हट के डॉज कर लेता है। लेकिन ये क्या, गोंगयून तो हमें एक मैजिकल सर्कल के बीचों बीच खड़ा दिखाई देता है। फैंग पीछे से बोलता है कि अच्छे से मैं अब देख पा रहा हूं कि मिस्टर गोंग को हेल कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसलिए वो कंटिन्यूसली बार बार उसके बारे में मेंशन करते हैं कि लोग मरने के बाद वहीं पर मिलेंगे। ठीक है, फिर आपके लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ हेल मास्टर होने के तौर पर, तो मैं आपको हेल में ही भेज देता हूँ। जाइए और अपनी मेट्स के साथ में मस्ती कीजिए। और गोंगयून के सामने में हमें कुछ लड़कियां अपेयर होती हुई नजर आती है। ये सारी हेल से निकली हुई मेट्स हैं जिनके ऊपर से डार्क एनर्जी निकल रही है। सारे के सारे गोंगयून को देखती है। गोंगयून तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में है। वो बोलता है कि फैंग मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये मेड गोंगयून के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। गोंगयून थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। फैंग लिन की तरफ आगे बढ़ते हुए ली को देखकर अपने मन में कहता है कि इस बंदे को देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि इससे डील करना इतना इजी नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे लिन को सेव करना होगा। ली विदाउट एक्सप्रेशन साइड की नजरों से फैंग को देखता है। बड़े तेजी से वो फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और लिन बोलती है कि फैंग ध्यान से। फैंग ली को क्रॉस करते हुए बोलता है तो क्या तुम मुझे रोकने के लिए आए थे? फैंग अभी काफी ज्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहा है, लेकिन ये क्या, ली तो सीधा फैंग के कॉलर को ही पकड़ लेता है। फैंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और ली उसे सीधा जमीन पर गाड़ते हुए बोलता है कि एक्सक्यूज मी मिस्टर फैंग, मिस लिन अभी मेरे अंडर में है तो आप उनके नज़दीक नहीं जा सकते, तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप उनसे दूरी बना कर रखें। ज़मीन के तो चिथड़े चिथड़े उड़ चुके हैं। ली सचमुच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फैंग की हालत ख़राब हो चुकी है। वो बोलता है फॉर्मल कपड़े पहनने के बावजूद भी आखिर तुम लोगों को कैसे मार सकते हो? क्या तुम्हारा डेविएट अलायंस में कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है? ली कहता है तुम्हारा डिफेंसिव एबिलिटी हमारे स्टैंडर्ड से बस थोड़ा सा ही नीचे है। गोंगयून अभी भी मेट से ही फाइट कर रहा है। बेचारा काफी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन फिर भी वो साइड में मुड़कर ली से कहता है कि ली उसे मरते दम तक बहुत ही ब्रूटल मेथड से टॉर्चर करके जान से मारना, वो आसान मौत बिल्कुल भी नहीं मरना चाहिए। ली कहता है कि आखिर हम लोग डी रैंक के एक्सपर्ट्स के आने का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें आने देना चाहिए। गोंगयून मेट्स के निपटने के बाद आगे बढ़ते हुए कहता है कि किसी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों ही इसके लिए काफी हैं। धुएं के बीच में एक परछाई दिखाई दे रही है, उसके ऊपर अटैक करते हुए गोंगयून बोलता है तो चलो सबसे पहले इसे ही ठिकाने लगाते हैं। एक बड़ा सा हाथ धुएं को क्रॉस करके ऊपर की तरफ में आगे बढ़ चुका है और सीधा जाकर वो गोंगयून के पैरों को पकड़ लेता है। गोंगयून तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है हमारे डिमोनिक बेबी के हाथों में आने के बाद, लेकिन गोंगयून के पास में ट्रिक्स की कोई भी कमी नहीं है। वो अपने पास से 4 पिल्स टाइप के कुछ चीजों को निकाल लेता है और बेबी के मुंह पर फेंकते हुए बोलता है कि मैं आज तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। बेबी जो अक्सर अपने मुंह को खोले रहता है रोते हुए, उसके मुंह पर वो पिल्स जाने लगता है और फिर उसका सर बहुत ही बुरी तरीके से फटता है। बेबी के पेट के अंदर से, बॉडी पर से काफी ज्यादा स्पाइक्स बाहर निकलते हैं। इसी के साथ डिमोनिक बेबी का यहीं पर खात्मा हो जाता है फिलहाल के लिए। डिमोनिक बेबी से छूटने के बाद गोंगयून जमीन पर लैंड करते हुए अपने मन में बोलता है कि आखिर ये चीज था क्या। डिमोनिक बेबी जमीन पर बहुत जोर से गिरता है। गोंगयून कहता है कि फैंग मुझे दिखाओ कि आखिर तुमने अपने तहखाने में कौन कौन से ट्रिक्स छुपा कर रखे हैं। डिमोनिक बेबी की हालत खराब हो जाती है, उसका पूरा बॉडी पिघलने लगता है। ली और गोंगयून इस बात से अनजान कि लिन इस जगह पर से डिसअपेयर हो चुकी है। वो लोग फैंग को ढूंढते हुए बोलते हैं कि आखिर फैंग कहाँ चला गया। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं सोफे में तो लिन है ही नहीं। वो लोग बहुत बुरी तरीके से चौंक जाते हैं, कहते हैं कि आखिर ये सारे के सारे लोग कहाँ चले गए। और हम देखते हैं कि हमारा फैंग लिन को उठाकर तेजी से उस जगह पर से दूर लेकर आ चुका है और लिन से कहता है कि तुम तो सचमुच में एक ट्रबल मेकर हो, तुमने मुझे पहली बार कॉल किया, वो भी इस चीज के लिए। लिन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि अब के बाद से मैं तुम्हारे साथ किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। फैंग स्माइल करते हुए बोलता है तो सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ कि आखिर कौन कैप्चर होके इस जगह पर आया था। लिन कहती है कि मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
फैंग लिन को एक जगह पर लाकर छोड़ते हुए बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारे लिए ये जगह बहुत ज़्यादा सेफ है, लेकिन मुझे दोबारा उस जगह पर जाना है ताकि मैं उन कमीने लूजर से अपने अकाउंट को सेटल कर सकूं। लिन कुछ कहने के लिए लेकिन बोलती है, लेकिन फैंग हमारा कुछ नहीं सुनता। वो तेजी से इस जगह से निकल जाता है और उसे जाता हुआ देखकर लिन अपने मन में बोलती है, फैंग ने दोबारा से मुझे रेस्क्यू कर लिया। सीन वापस से बिल्डिंग की तरफ में शिफ्ट होता है। वुल्फ अपने हाथों में डिमोनिक हार्ट को लेकर आते हुए कहता है कि देखो 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 मेरे हाथों में क्या है। गोंग यून गुस्से में चौंक कर बोलता है कि आखिर इसके हाथ में ये क्या कर रहा है। ली भी चौंक कर बोलता है, यंग मास्टर ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये चीज इसके हाथों में क्या कर रहा है। गोंग यून बोलता है कि पर्सनली जाकर एल्डर से बाद में मैं इसके बारे में रिपोर्ट कर दूंगा। सबसे पहला चीज हमें ये करना है, चलो जाकर इस चीज को हम वापस ले लेते हैं इसके हाथों से। डिमोनिक हार्ट के जार के ढक्कन को ओपन करते हुए वुल्फ बोलता है कि आखिर तुम जैसे लो रैंक के लोगों को कैसे पता हो सकता है कि इसका असली इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और अपने नुकीलेदार पंजों से उस डिमोनिक हार्ट को अपने हाथों में पकड़ लेता है। फिर बोलता है, तुम गधों को लगता है कि डीमन मॉस्किटो बड़ी डील है, लेकिन इसके कंपेयर के मुकाबले में डीमन मॉस्किटो तो चीटी भी नहीं है। गोंग यून और ली दोनों ही वुल्फ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वुल्फ उस डिमोनिक हार्ट को खा लेता है और ठहाके मारकर हंसते हुए कहता है, बहुत लंबे समय के बाद इतना डिलीशियस खाना मेरे हाथ में लगा है। अब पॉइजन वुल्फ का अपीयरेंस एक ह्यूमन वुल्फ में हो चुका है। वो हंसते हुए कहता है कि मैं इस बात पे श्योर हूँ कि मेरे बॉस के आने तक मैं तुम दोनों के साथ आराम से खेल सकता हूँ। और साथ ही वो अपने ऊपर के कपड़ों को फाड़ने लगता है क्योंकि उसे अपना बॉडी दिखाना है वेयर वुल्फ वाला। वुल्फ अपने मुंह में हवा भरते हुए पीछे के तरफ में जाता है और बहुत ही जोर से चीखता है। उसके पूरे बॉडी के चारों तरफ ग्रीन एनर्जी दिखाई देती है, बहुत ही कमाल का दिखाई दे रहा है वुल्फ, और हंसते हुए बोलता है कि ये सचमुच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इतना बढ़िया चीज़ मुझे आज से पहले कभी भी नहीं मिला था। चलो आ जाओ, तुम दोनों से मैं एक साथ ही निपटने के लिए तैयार हूँ। गोंग यून चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है? तुझे इस रूप में देखने के बाद हम डर जाएंगे तो तू पूरी तरीके से गलत है। वुल्फ बड़ी तेजी से ही गोंग यून के ऊपर अटैक करने के लिए उसके नजदीक पहुंच चुका है। ली ये देखने के बाद में चौंक जाता है, लेकिन गोंग यून वुल्फ के मुंह को पकड़कर उसे वहीं पर रोक लेता है। ली उसके पीछे में आकर वुल्फ के ऊपर में अटैक करता है, लेकिन यह अटैक वुल्फ को तो नहीं लगता, लेकिन उसके सामने से वो डिसअपेयर हो जाता है। तभी अचानक से ये जो ली है वो बहुत बुरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि वुल्फ ने गोंग यून के ऊपर में अपने पॉइजनस नीडल से काउंटर अटैक कर दिया है। ली ये देखते हुए बोलता है कि गोंग यून संभल कर रहना, गोंग यून इस पॉइजनस नीडल के निशाने पर है। और वुल्फ हंसते हुए बोलता है कि मेरा ये सरप्राइज आखिर तुम्हें कैसा लगा? चलो तुम्हें हेल बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो मैं तुम्हें उस हेल में ही भेज देता हूँ। ली आगे बढ़ते हुए सामने में अपना हाथ कर देता है और ये पॉइजनस नीडल ली के हाथों पर लगता है। गोंग यून फिलहाल के लिए सेफ है, लेकिन ली की हालत खराब होने लगी है। वो अपने घुटनों पर आ चुका है और अपने कपड़ों को फाड़ कर देखता है जहाँ पर ये पॉइजनस नीडल अपने जहर को इस ली के बॉडी में फैलाने लगते हैं। ली ये देखकर कहता है कि अब मैं अपने हाथ को नहीं बचा सकता। अच्छा यही होगा कि इससे पहले कि ये मेरे पूरे बॉडी में फैले मुझे इसे यहाँ पर कट करना है। गोंग यून आते हुए बोलता है कि ये पॉइजन से डील करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। ली बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, उसका पूरा हाथ काँप रहा है, लेकिन गोंग यून उसके हाथ को कट करने के लिए अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हें कुछ सेकंड के लिए इसे इंड्योर करना होगा। इससे पहले कि जहर बॉडी पर फैलता गोंग यून हाथ को काट देता है। ली बहुत जोर से दर्द में चीखता है और अपने एक जख्मी हाथ को संभाल कर बोलता है कि मास्टर गोंग मैं डेफिनेटली इसे जान से मारूंगा, वो भी अपने हाथों में। गोंग यून कहता है कि तुम सबसे पहले अपने आप को संभालो, मैं जाकर फैंग को ढूंढता हूं और उसका खात्मा करता हूं। तुम देरी मत करो, जल्दी से इस पिल को खा लो, बोलकर गोंग यून ली को एक पिल देता है। ली उस पिल को देखता है और जल्दी से कंज्यूम करता है और फिर उसके हाथ में कुछ हलचल होने लगती है। दोबारा से उसका हाथ रीजनरेट होता है और इस बार एक मॉन्स्टरस हाथ उसके हाथ में आ चुका है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसे देखते हुए ली बोलता है कि ये नया आर्म तो बहुत ही जबरदस्त है। वुल्फ अपने आप को फाइट के लिए तैयार करते हुए मन में कहता है क्या यही है गोंग यूनफी का असली पावर, मेटल कैनेसिस। ली चला गया है अपने ओरिजिनल हाथ के कटने का बदला लेने के लिए। वो अपने भारी भरकम हाथ से वुल्फ के ऊपर में अटैक करते हुए बोलता है कि तूने जो मेरे हाथ के साथ में किया है इसका परिणाम सिर्फ एक ही है और वो है तेरी मौत, तो मरने के लिए तैयार हो जा। इस अटैक का इम्पैक्ट बिल्डिंग के बाहर हमें दिखाई देता है। बहुत ही बड़ा धमाका, करीबन 5 फ्लोर को इसने घेर कर रखा हुआ
हुआ इसका इम्पैक्ट ही बहुत ज़बरदस्त था। और साथ ही हमारे फैंग की वापसी भी हो चुकी है। वो गोंग यून का सामना करने के लिए उसके सामने में मौजूद है। गोंग यून फैंग को देखता है और फैंग उससे बोलने लगता है, मिस्टर गोंग, तुमने सिटी में इतना ज़्यादा उथल पुथल मचा लिया सिर्फ अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए, क्या ये सचमुच में वर्थ इट भी था? गोंग यून कहता है, तू सचमुच में बहुत बड़ा इडियट है। तेरे पास में ये सरनेम हो सकता था लेकिन तूने ये सरनेम को अबंडन करना चूज किया और मैं लैंग फैमिली का नाम को अपने नाम के आगे लगवाना चाहता था लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं मिला। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया, लिन का पूरा नाम है लिन लैंग जो कि लैंग फैमिली से बिलोंग करती है। उससे शादी करने के बाद ये ऑटोमेटिकली लैंग फैमिली का मेंबर बन जाता। लेकिन फैंग ने लिन के साथ नाइट बिताकर गोंग का ये प्लान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इसी वजह से वो उससे बदला ले रहा है। गोंग यून अपने छोटे छोटे गोले को तैयार कर लेता है और साथ ही वो जो गोले हैं वो स्पाइक्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। गोंग यून बोलता है, इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए फैमिली ब्लड का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो तूने मेरे साथ में किया है ना, इसके बाद पूरे सिटी में सबसे ज्यादा जो मैं नफरत करता हूं तो वो मैं तुझसे ही करता हूं। और अपने स्पाइक से फैंग के ऊपर में अटैक कर देता है। सारे स्पाइक्स एक ही बार में फैंग के ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। फैंग एक ही बार में इन सारे स्पाइक से डील कर लेता है और अपने मन में कहता है, तो अब मैं समझ रहा हूं कि शुरुआती दौर से गोंग यून मुझे ही टारगेट क्यों कर रहा है। तो इसका रीजन है मेरा लास्ट नेम जो मुझे मिल रहा था लेकिन मैंने उसे नहीं लिया, और जो इसे मिलने वाला था लैंग फैमिली का नेम उसे भी मैंने इससे छीन लिया। और ताना मारते हुए कहता है कि तू अपने फैमिली के नाम के ऊपर में उछलना चाहता है, उनके सारे सोर्स को यूज करते हुए पावरफुल बनना चाहता है, लेकिन तू एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है जो सिर्फ फेम ही चाहता है। गोंग यून एक टक कान लगाकर फैंग की बातों को सुनता है क्योंकि जो वो बोल रहा है वो बिल्कुल सच है। और फैंग गोंग यून के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि डिमोनिक प्लेनेट में किंग के टाइटल को हासिल करने के लिए मुझे अपने आप पर ही डिपेंड रहना पड़ा और मैंने उसे हासिल भी कर लिया। आखिर ये फैमिली जैसे छोटे मोटी चीजें मुझे कैसे ये लालच दे सकती है। गोंग यून ने पहले ही अपने उस पिल को खा लिया है, उसके हाथ मस्क्यूलर हो चुके हैं। अटैक करते हुए बोलता है कि मैंने एक जेनरस सा गिफ्ट तेरे लिए प्रिपेयर किया था। और फिर यह हाथ बहुत ही लंबा होकर फैंग के ऊपर में लगने के लिए आगे बढ़ाते हुए बोलता है, तो जल्दी से मेरे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ले। और फैंग उसके इस फिस्ट अटैक को सीरियस लुक में देखता है। गोंग यून का मस्क्यूलर फिस्ट अटैक फैंग को नहीं लगता लेकिन फैंग गोंग यून के ऊपर अटैक कर देता है और उसे जमीन पर धराशायी करता है और अपने सेथ वेपन को उसके गले में टिकाते हुए बोलता है, लैंग फैमिली तेरे पीछे होने की वजह से अब तक तू बचा हुआ था। अगर उन लोगों को साइड में हटा दिया जाए तो उसके बाद तू क्या है? कुछ भी नहीं। और गोंग यून तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कहता है, फैंग मुझे मारने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना। फैंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि आखिर मैं हिम्मत क्यों ना करूं तुझे मारने की। गोंग यून कहता है क्योंकि डेवियंस अलायंस इसके बाद तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो तुझे बद से बदतर मौत देगी और साथ में लैंग फैमिली भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हर तरफ से तेरे लिए मुसीबत ही मुसीबत है। उसके हाथों में हमें उसके छोटे छोटे पिल्स नजर आते हैं। फैंग कहता है, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तुझसे पहले मुझे किसी ने भी थ्रेट नहीं दिया है? मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मैं एक डीमन किंग रह चुका हूं और मुझे किलो के नहीं बल्कि टन के भाव में थ्रेट दिए गए हैं, और जिनके तरफ से मुझे थ्रेट मिला है ना वो तेरे मुकाबले में 1000 गुना ताकतवर रहे हैं। फैंग सीरियस होकर अपने सेथ वेपन को उठा लेता है। बहुत ही कमाल का दिखाई दे रहा है फैंग, और वो बोलता है कि मेरा नाम है ये फैंग। लास्ट लाइफ में मैं डिमोनिक प्लेनेट का किंग था और इस लाइफ में इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बनने वाला हूं, और ये मेरी लाइफ इसी तरीके से कंटिन्यू चलेगी। हेल मेरा घर है। और इन शब्दों के साथ एक ही बार में अपने सेथ वेपन से उसने गोंग यून के गले को उसके धड़ से अलग कर दिया है। गोंग यून का इसी के साथ खात्मा हो चुका है, जिसे देखकर ली को तो ये सारी चीजों का बहुत ही बड़ा झटका लग गया है। उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, वो अपने दांतों को पीसता रह जाता है। लेकिन हमारा फैंग एक सीरियस लुक में सामने की तरफ में देख रहा है और ली उसे देखते हुए बोलता है कि फैंग तुझे पता नहीं है कि कितने बड़े ट्रबल को तूने अपने ऊपर में बुला लिया है। इसके बाद जो कुछ भी होगा इन सारी चीजों का जिम्मेदार तू खुद है। गोंग यून की बॉडी जमीन पर लावर इस लाश की तरह कटी हुई पड़ी हुई है और वुल्फ साइड की तरफ में हंसते हुए बोलता है, क्या तू उसके जाने के गम में रोने वाला नहीं है ब्रो? तेरा मास्टर तो मर गया है, थोड़ा सा रो के दिखाना। और हमें ली के चेहरे पर बहुत ज्यादा परेशानी दिखाई दे रही है। फैंग कहता है कि मैटर तो शुरू हुआ था और उसे आज मैंने खत्म भी कर दिया है। अगर तेरा डेवियंस अलायंस दोबारा इसे कंटिन्यू रखना चाहता है और मेरे
एनिमी बनकर तुम लोग रहना चाहते हो तो मैं तुम सारे लोगों का एक ही बार में स्वागत करता हूँ। ली कहता है यंग मास्टर, मिस्ट्रेस, ये सारे लोग इस बात को जानने के बाद पागल हो जाएंगे। वुल्फ के कान खड़े हो जाते हैं उसकी बात को सुनकर। ली दोबारा कहता है ये पूरा जियांग सिटी एक वॉर फील्ड में तब्दील होने वाला है। भले ही तू ये फैमिली का हो लेकिन फिर भी वो तुझे आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देगी, वो अपना बदला लेकर ही रहेगी। फैंग के पीछे हमें पिंक कलर का एनर्जी दिखाई देता है, यानी कि नए बंदे की एंट्री हो रही है। फैंग और ली दोनों ही बड़े ही उत्सुकता भरी निगाह से इस एनर्जी को देखते हैं कि आखिर कौन है वो नया कैरेक्टर जो इस जगह पर एंट्री लिया है। और फिर हम एक टोपी मास्टर को देखते हैं जिसके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे, उसके बॉडी पर से पिंक एनर्जी निकल रही है। वो फैंग के पीछे में लैंड करके आया है और वो ली से बोलता है कि ली समय हो गया है वापस जाने का। और ली बड़े तेजी से इस जगह पर से भागने लगता है और वुल्फ उसे भागता हुआ देखकर बोलता है कि रुक जा, आखिर तू भाग कहाँ रहा है। और फैंग कहता है कि जाने दो, इन लोगों को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। टोपी मास्टर लंबे वालों वाला वो भी इस जगह पर से जाते जाते हमारे फैंग को पीछे मुड़कर देखता है। वुल्फ कहता है बॉस ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये लोग जाकर बातों को बहुत बुरी तरीके से फैला देंगे जो हमारे लिए ठीक नहीं है। और फैंग स्माइल करते हुए बोलता है कि मेरा गोल तो बस एक ही है, डिमोनिक प्लेनेट में वापस जाकर अपने पोजीशन को दोबारा से हासिल करना। ये छोटा मोटा प्लेनेट मुझे अपने ट्रैप में ज्यादा समय तक नहीं फंसा सकता। अगर ये छोटे से सिटी के लोग ही डीमन किंग के रास्ते को ब्लॉक कर देंगे तो डिमोनिक प्लेनेट में तो मैं चेहरा ही नहीं दिखा पाऊंगा, मार्केट में इज्जत ही नहीं रहेगा मेरा। वुल्फ अपने घुटनों पर आकर बोलता है कि आप अपने प्लान में सक्सेस जरूर होंगे, मुझे आपके ऊपर में पूरा यकीन है मेरे मास्टर। और फैंग जाते हुए बोलता है तो चलो जाकर उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, और साथ ही तुम्हें इन लोगों के पावर लेवल के मेथड के अनुसार चलते हुए अपने रैंक को हाई लेवल पर ले जाना होगा। तुम अच्छी तरीके से इस बात को समझते हो कि आज जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है ये दोबारा हमारे साथ अगर हुआ तो इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। और वुल्फ कहता है कि मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया हूँ और इसके अनुसार मैं अपने रैंक को हाई लेवल पर लेकर जाऊंगा। सीन एक खूबसूरत सी जगह पर शिफ्ट होता है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। बाहर में लग्जरियस कार लगी हुई है, अंदर में पार्टी चल रहा है। ली और ये बंदा इस जगह पर मौजूद है। ली कहता है कि मिस्टर जाओ आखिर ये लैन फैमिली किस तरीके से इस मैटर को संभालेगी। झाओ कहता है तुम्हें क्या लग रहा है कि लैन फैमिली जाकर ये फैमिली के साथ में झगड़ा लड़ाई करेगी, और तुम इस बात को भी मत भूलना कि बाय फैमिली का फेवर अभी फैंग के तरफ है। जहां तक मैं समझ पाया हूं ये अपनी हद पार करके कुछ भी नहीं करने वाले। और साथ में इस पार्टी में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अलायंस के मेंबर नहीं हैं, इसीलिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि माहौल थोड़ी देर के लिए शांत रहेगा। और तभी हम हाई हील्स पहने हुए एक लेडी को एलिगेंट तरीके से आते हुए देखते हैं। और लोग कहते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने तो सुना है कि इसके बेटे को ये फैमिली के लड़के फैंग ने जान से मार दिया है। लेडी जिसके व्हाइट हेयर है वो बड़े ही एलिगेंट तरीके से आगे की ओर में बढ़ रही है और इसका नाम है लेन हान सुआंग, गोंग युन फी की मदर। पीछे से कोई कहता है कि हे भगवान उसके हाथ में क्या है, और हान कहती है आप सभी का मैं इस पार्टी में स्वागत करती हूँ। डेवियंस अलायंस के एल्डर की तरफ से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है और इसे रिसीव करने के बाद मैं काफी ज्यादा ऑनर फील कर रही हूं कि मुझे इसे अनाउंस करने का मौका मिल रहा है। ली घबराते हुए बोलता है मिस्टर जाओ आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रही है। जाओ अपने मन में कहता है परेशान होते हुए ये तो एल्डर्स को भी अपने साथ में ले आई है, आखिर ये क्या करने का प्लान कर रही है। हान कहती है हमारे अलायंस में शांति बनाए रखने के लिए गोस्ट क्लैन को शांत कर दिया गया है और एल्डर्स ने इस बात को डिसाइड किया है कि टेम्पररी तौर पर वॉर को यहीं पर रोक दिया जाए और कुछ टाइम के लिए सारे लोग आराम कर लें। हान के हाथों में एक कटा हुआ सर है जिसे वो ऊपर उठाते हुए कहती है कि लैन फैमिली को एक पर्सनल मैटर पर काम करना है और वो मैटर है रिवेंज का। जो कोई भी हमारे बेटे के कातिल को मारने में हमारी मदद करेगा हमारे एल्डर्स उन्हें हर तरह से सेटिस्फाई कर देंगे। सारे लोग सुनकर खुश होते हुए बोलते हैं कि एल्डर्स सचमुच में उनकी इच्छा पूरी करेंगे, ये तो सचमुच में बहुत अच्छी बात है। एक दूसरा बंदा शॉक होकर बोलता है कि ये वुमेन तो सचमुच में बहुत ज्यादा हार्टलेस है, वो अपने बेटे के सर को अपने हाथों में पकड़े हुए इस जगह तक आई है। हाँ, जिसके चेहरे पर दुख दर्द का नामो निशान नहीं है, दिखाई दे रहा है उसकी आंखों में बदले की आग। वो अपने मन में कहती है कि फैंग तू कुत्ते की मौत मरने वाला है, तेरी मौत मैं बद से बदतर बना दूंगी। सीन एक बड़े सी बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होता है क्योंकि हान फैंग को याद कर रही है, इस वजह से फैंग छींकने लगता है और अपने नाक को साफ करते हुए बोलता है कि आखिर कौन है वो जो मेरे पीठ के पीछे में मेरे बारे में बात कर रहा है। और मोटू बोलता है कि डेफिनेटली
कोई हॉटी होगी ब्रो, यानी कि कोई लड़की, क्योंकि फैंग दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और फैंग स्माइल करते हुए बोलता है कि बकवास की बातों को बंद कर, तू मेरे सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, तो मुझे बता कि आखिर तेरा नेक्स्ट प्लान क्या करने का है, क्या तू मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो करता रहेगा। मोटू थम्स अप दिखाते हुए बोलता है, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तू रीइंकार्नेटेड हुआ डीमन किंग है या फिर यूनिवर्सिटी का लूजर, हम लोग भाई लोग हैं, समझा। जो कुछ भी होगा साथ में मिलकर देख लेंगे, मरना या जीना तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन साथ निभाना हमारे हाथ में है। इससे याद आया, होमी जा मेरे लिए मन्नत मांग, मन्नत में मेरे लिए जन्नत मांग वाला गाना तो याद है ना तुम लोगों को। बस यही वाला डायलॉग यहाँ चिपका दिया मैं। फैंग मोटू के कंधे पर हाथ रखकर उसे क्रॉस करके आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैं सारी चीजों को संभाल लूंगा, लेकिन इस बात पे मैं श्योर नहीं हूँ कि जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आने वाली है उसमें मैं तुझे बचा पाऊंगा भी या नहीं। और मोटू चिल्लाते हुए बोलता है कि तू मेरे चेहरे पर मेरी इंसल्ट कर रहा है, क्या तू ये बात को भी जानता है कि आखिर तू अपने डिमोनिक प्लेनेट में वापस कैसे जाने वाला है। आने वाले प्रॉब्लम्स को मैं अपने बड़े बॉडी और बड़े दिल से हैंडल कर सकता हूँ। फैंग कहता है कि तेरे इस काइंड वर्ड को सुनने के बाद खुशी से उछल उछल के कूदने का मन कर रहा है, लेकिन तू मेरी बस कुछ रिसोर्स को मैनेज करने में मदद कर। दरवाजे को खोलकर अंदर आते हुए वुल्फ हाफ कर कहता है कि बाय फैमिली आपसे किसी इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में डिस्कस करना चाहती है। फैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि लैन फैमिली शायद अब मेरे पीछे में आ रही है। सीन एक घर के तरफ दिखाया जाता है। किन गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए फैंग से कहती है कि मैं तुमसे इतने दिनों के बाद में मिल रही हूँ और तुम तो एक टक घर को ही देखे जा रहे हो, कम से कम इतने दिनों बाद मिले हैं तो तुम मुझे हाय हेलो तो बोल ही सकते हो, आखिर तुम्हारे मैनर्स कहाँ पर हैं। फैंग भी मुड़कर चिड़चिड़ाते हुए बोलता है कि ये घर को तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है ताकि मैं उनके साथ में अच्छा सा बिहेव रख सकूं। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्लेन है तो अपने ग्रुप से जाके कंप्लेन करो। किन गुस्से में चाबी को फैंग के ऊपर फेंक कर मारते हुए बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे लिए मैं क्या कुछ कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी परवाह ही कहाँ है। कम से कम हाय हेलो तो तुम्हें करना ही चाहिए, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। फैंग चाबी को पकड़कर देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का रियल गोल क्या है। और किन साइड की तरफ में मुड़कर फैंग को देखती है फ्रस्ट्रेशन वाली लुक से, फिर वो शांत होकर कहती है कि विज्ञान की कोई भी सीमा नहीं होती, चाहे वो कल्टीवेशन ही क्यों ना हो, जिसका बस एक ही काम होता है कि अपने एक्सटर्नल फोर्स को स्ट्रेंथ देना। अगर साइंटिस्ट के नजरिए से देखा जाए तो ये सारी चीजें रीजनेबल है, लेकिन ये पावर कहाँ पर से आ रही है इसकी हम सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। तो वो बंदा जो हमें इस पावर के ओरिजिन तक ले जा सकता है हमारे फ्रेंड होने के लिए क्वालिफाइड है। फैंग किसी के ऊपर में हवा पर ही अटैक कर देता है और कुछ चीजें वहां पर नजर भी आती है और बोलता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम इस तरीके से दोस्ती निभाते हो। उनके पीछे जासूसों को लगाकर निगरानी करते हुए उनके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ये बंदा जो ट्रांसपेरेंट वाला कपड़ा ओढ़कर हमारे फैंग के ऊपर में नजरें बनाए हुए था, इसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। किन बहुत बुरी तरीके से चौंक जाती है। अपने हाथ पर लगे खून को चाटते हुए डेविलिश लुक में फैंग कहता है कि इस बात को मत भूलना कि तुम लोगों को मेरी जरूरत है। अगर तुम में से किसी ने भी अपने लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो मेरा इस बात पे यकीन करो कि तुम मेरा डीमन का बैड साइड बिल्कुल भी देखना नहीं चाहोगे। वो बहुत ही बुरा है और तुम्हारी हालत मैं बद से बदतर कर सकता हूँ। सीन बाय फैमिली के घर के तरफ दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंडफादर किन से कहते हैं, डॉक्टर किन आपके कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर आप लोग फैंग को क्यों टारगेट कर रहे हैं। किन कहती है ये बात सही है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इश्यूज चल रहे हैं ओपिनियन को लेकर, हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिट हो जाए, लेकिन फिर भी अगर मिस बाय हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है तो उनके ऊपर में कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाय चौक कर बोलती है, क्या सचमुच में मैं वेंगे ऑफ द लीफ को ज्वाइन कर सकती हूँ। मुस्कुराते हुए किन कहती है कि वेंगे ऑफ द लीफ टॉप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आसानी से कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि फैंग ने डिमोनिक मॉस्किटो क्यूरिंग पोशन का क्रेडिट पूरा का पूरा आपको दे दिया है, तो नेचुरल सी बात है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाय कहती है कि जब भी मैं इस लड़के के बारे में सुनती हूँ ना तब मेरे हाथों में खुजली होती है। किन बोलती है कि मुझे भी होती है। दोनों ही हमारे फैंग को बहुत बुरी तरीके से पीटना चाहती है क्योंकि वो फैंग से काफी ज्यादा इरिटेट है, लेकिन फिर वो बोलती है कि लेकिन, और बाय बोलती है कि सिस्टर किन आखिर क्या बात है, कुछ आप मुझसे कहना चाहती है। किन हंसती हुई कहती है कि तुम्हारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के तौर पर पहला टास्क ये है। सुनते हुए बाय तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और किन कहती है कि तुम्हें अब से मेरा काम दिया जाता है फैंग को ऑब्जर्व करने का, जिसे सुनने के बाद बाय के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो ये काम को बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, क्या आखिर आप मुझे इस तरीके का काम कैसे दे सकती है। मैं उस बास्टर्ड के आसपास भी नज़र नहीं आना चाहती और ना चाहती हूँ कि वो मेरे आसपास में रहे। मैं इस काम को बिल्कुल भी नहीं
नहीं करूंगी यार। सीन हमारे फैंग के घर के तरफ शिफ्ट हो गया है, जहां अपने बेड पर लेटे हुए फैंग हाथ को उठाकर मन में कहता है, पता नहीं डिमोनिक प्लेनेट में क्या हो रहा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लंबे समय तक फाइट किया है उस प्लेस के लिए, और जब वो मुझे मिल गया तब मुझे वहां से बैनिश करके इस वर्ल्ड में भेज दिया गया है। और यहाँ पे मेरी न्यू जर्नी भी शुरू हो गई है, जहां पर मुझे मेरा वुल्फ भी मिल गया है। हो सकता है कि उसके समान मेरे बाकी साथी भी यहाँ पर आए हो। मुझे उन लोगों को ढूंढकर उनके साथ में रियूनाइट होना होगा। आराम करने का समय यहीं पर खत्म होता है। फैंग अपने बेड से उठ जाता है। डोर के बाहर में हम वुल्फ को देखते हैं और अंदर से फैंग बोलता है कि वुल्फ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वुल्फ दरवाजे पर टिक कर, मास्टर आपको देखकर मुझे ऐसा लगा कि आप थोड़े से सेंटिमेंटल हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। फैंग कहता है, डिमोनिक प्लेनेट में लास्ट प्रमोशन स्टेज पर तुम मेरे सामने में हार गए थे, तो इसके लिए तुम मुझसे क्या नफरत नहीं करते, क्योंकि वो जगह तुम्हारा हो सकता था। और वुल्फ कहता है, अगर मैं ना कहता हूँ तो मुझसे बड़ा फेक शायद कोई नहीं होगा, लेकिन जब आपको वो स्पॉट मिला तब मैंने क्लियरली हम दोनों के बीच के डिफरेंस को देख लिया। उस हाइट तक पहुंचना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो स्पॉट आपको ही बिलोंग करता है। आपका प्रमोशन बिल्कुल ही सही था, और साथ ही आपने वुल्फ डिमोनिक प्लेनेट को लीड करते हुए दूसरे प्लेनेट के लोग जो वुल्फ डिमोनिक प्लेनेट पर कंट्रोल कर रहे थे उसे ब्रेक किया। वहां मौजूद हर किसी ने आपको एक हीरो के तौर पर देखा, और अपने दिल से मैंने आपको एडमायर किया था। तो मेरे किंग, आप कुछ भी करना चाहे, मैं आपके हर एक ऑर्डर को ओबे करूंगा। फैंग बाहर आकर कहता है कि हम अपने डिमोनिक प्लेनेट के इशू को बाद में सॉल्व कर लेंगे, अभी के लिए हमारा प्रॉब्लम है ये लैन फैमिली। सबसे पहले हमें इस मैटर को सॉल्व करना होगा। उन लोगों ने मुझे मारने का कमांड इशू कर दिया है, हम यहाँ बैठे बैठे इंतजार नहीं कर सकते। वुल्फ पीछे मुड़कर देखते हुए बोलता है कि मास्टर, आखिर आप नेक्स्ट क्या करने का प्लान कर रहे हैं। फैंग कहता है कि अभी हम जितने स्ट्रांग हैं हमें उससे और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, तो चलो हम जाते हैं और ये जितने भी अलायंस वाले लोग हैं उन लोगों से एक बार मिलकर ही आ जाते हैं। सीन एक बड़े से घर या बिल्डिंग की तरफ दिखाया जाता है। फैंग अपने कार को ड्राइव करके इस जगह पर आ चुका है। आने से पहले किन ने चिल्ला कर कहा था, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तुम्हें गारंटी देती हूँ कि हमारे लोगों में से किसी ने भी तुम्हें जान से मारने की कोई भी कोशिश नहीं की है, और ना ही वो लोग किसी दूसरे लोगों से मिले हुए हैं। हम तुम्हारे साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं रखना चाहते, तो क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन है। लेकिन फिर भी फैंग के ऊपर में निगरानी तो की गई थी। फैंग गाड़ी से उतरती हुई अपने मन में बोलता है, क्योंकि वो मुझे काफी ज्यादा सॉरी फील कर रही थी, इसलिए सीक्रेटली उसने मुझे अलायंस के लोकेशन के बारे में बता दिया। फैंग आगे की तरफ में बढ़ता है। एक बंदा तेजी से आते हुए बोलता है कि सर, आपके गाड़ी को पार्क करने में मैं आपकी मदद करता हूँ। फैंग कार की को उसके तरफ में फेंकता है यार ये, लेकिन एक बड़े हाथों वाला बंदा उस की को कैच करते हुए बोलता है कि रुक जाइए मिस्टर फैंग, आप विदाउट परमिशन यहाँ आए हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। फैंग साइड की तरफ में उसे देखते हुए बोलता है कि आखिर ये सब कुछ कहने का तुम्हारा मतलब क्या है। ये तो गोरिल्ला टाइप का एक ह्यूमन बंदा है। गोरिल्ला मैन बोलने लगता है कि आपको डर नहीं लगता कि एक बार अंदर जाने के बाद आप बाहर जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। फैंग अपना एटीएम दिखाते हुए बोलता है कि मैं तो यहाँ अपने पैसे खर्च करने के लिए आया था, लेकिन तुम लोग तो मेरे लिए अपना बिजनेस ओपन करने के लिए तैयार ही नहीं हो। मैं तो बस एक कस्टमर के तौर पर आया हूँ, मेरे पास में पैसे भी हैं, तो तुम लोग मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। गोरिल्ला मैन हंसते हुए बोलता है कि आखिर हम आपको अंदर जाने क्यों नहीं देंगे। हमारा रेड डायमंड नाइट क्लब हमेशा अपने कस्टमर के लिए अपने डोर को ओपन रखता है। फैंग क्लब के अंदर जाते हुए बोलता है, अगर ऐसी ही बात है तो जल्दी से जाओ और मेरे कार को पार्क करो। गोरिल्ला गार्ड कहता है, ठीक है सर, मैं समझ गया, और सीधा हमारे फैंग के पीछे में आ पहुंचा और अपने बड़े हाथों को फैंग के तरफ में ले जाता है सीरियस लुक में, और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम्हारे इस बेकार से दिमाग में क्या चल रहा है इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि तुम अपने आप को हमारे डोर के सामने में ले आए हो, तो अब तुम मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। फैंग स्माइल करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, तुम्हारे ऊपर मेरा एक्सपेक्टेशन हाई हो चुका है, तो इस बात को मत भूलना। क्लब के अंदर एक दरवाजे की तरफ सीन दिखाया जाता है। दरवाजे के अंदर में हमें 3 लोग नजर आते हैं, जिनमें से 2 आदमी हैं और एक लेडी है, और बीच वाला आदमी बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता है कि फैंग खुद ब खुद हमारे सामने आ चुका है, ये हमारे लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। लेडी कहती है, वैसे हम सभी एल्डेस्ट गॉन्ग के स्ट्रेंथ को अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसे मारना इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर कोई भी ट्राई नहीं करना चाहता है तो मुझे ट्राई करने दो। ये बुड्ढा सिगार पीते हुए बोलता है, ठीक है, तुम ट्राई कर सकती हो। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होता है। ये तीनों लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। ये बंदा बोलता है कि आखिर कौन है जो हमारे मीटिंग के बीच में इंटरफेयर कर रहा है, और डोर के पास में जाकर जैसे ही उसे ओपन करने वाला था, पीछे की तरफ से कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि रुको, तुम्हें डोर ओपन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये क्या, दरवाजा तो टूट जाता है, क्योंकि सामने वाले ने दरवाजे को बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेक कर दिया है। दरवाजे के नीचे में ये बंदा आ चुका है जो दरवाजे को ओपन करने के लिए गया था। ये है हमारा फैंग, जो दरवाजे को तोड़कर उसके ऊपर में पैर रखता है, जिस वजह से ये बंदा उस दरवाजे के नीचे में है। और फैंग हंसते हुए बोलता है, यो मैन, मीटिंग चल रही है। और मजेदार वाली बात देखो कि तुम लोगों ने
उसका मेन टॉपिक मुझे ही रखा है और मुझे बुलाना भूल गए, इसलिए मैं खुद ही आ गया। फैंग थोड़ा सा झुककर नीचे की तरफ में देखता है, जहां पर वो दरवाजे के नीचे में दबा हुआ ये बंदा उसे दिखाई देता है। वो बोलता है कि अरे मैं तो सामने ही देख रहा था, नीचे में भी कोई बंदा है क्या? ये तुम्हारी हॉबी है इस तरीके से लोगों के नीचे आने की? बंदा गुस्से में बोलता है कि घंटा का हॉबी, मैं तुझे आज जान से मार दूंगा। फैंग अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए बोलता है, तुम्हारी आंखों में मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम मुझे हर हालत में जान से मार देना चाहते हो, तो चलो अब तुम्हारे मरने का समय हो गया। और इस आदमी के ऊपर में अटैक करके उसका वहीं पर खात्मा कर देता है। ये बूढ़ा हुआ और लेडी तो पूरी तरीके से चौंक जाते हैं और फैंग हंसते हुए बोलने लगता है, क्या अब मैं तुम लोगों को अपना वीकनेस भी बता दूं जिसके बाद तुम लोग मेरे ऊपर में अटैक करोगे? लेडी तो पहले मुस्कुराते हुए फैंग को देखती है और साथ में वो परेशान भी है। फैंग के पीछे में हमें लाल आंखों के साथ में वो गोरिल्ला मैन की परछाई दिखाई देती है और फैंग हंसते हुए बोलता है, ये विमेन इतनी बुरी नहीं है, काफी ज्यादा ओबीडियंट है। रही बात दूसरों की, तो बताओ मुझे, तुम लोग सरेंडर करना चाहोगे या मेरे हाथों से मरना चाहोगे? फैंग पीछे की तरफ में चौंक कर देखता है क्योंकि गोरिल्ला गार्ड ने फैंग के ऊपर में अटैक कर दिया है, वो भी भारी भरकम वाला। क्या हमारा फैंग अपने आप को इस अटैक से बचा पाएगा? वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय।